बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम आज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बैलेंस शीट से रिलेटेड। ठीक है कि बैलेंस शीट किस तरह होती है, किस तरह बनती है और उसमें कौन कौन से जो अकाउंट्स हैं वो किस तरतीब से हमारे पास बैलेंस शीट में मौजूद होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों के सामने टेबल 2.2 है जिसमें बर्टलेट कंपनीज का बैलेंस शीट आप लोगों के सामने शो किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे हैं कि डॉलर साइन के आगे 30 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको कैश नज़र आ रहा है तो इस कैश के आगे अगर आप लोग देखें तो 363 लिखा हुआ है और इसके आगे अब ये 363 डॉलर नहीं है बल्कि इससे आगे 3 जीरोज हैं। ठीक है, तो वो हर किसी के साथ 30 लिखने की बजाय उन्होंने क्या किया है, टॉप पे ये 30 लिख ली हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पे अकाउंट्स हैं, ठीक है, ये जितने भी अकाउंट्स हैं यहाँ पे अप टू डाउन ये सारे अकाउंट जो हैं 1000 में हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को जहन में रखना है। दूसरी बात यहाँ पे देखें तो दिसंबर 31 लिखा हुआ है, तो ये बैलेंस शीट जो है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 31 इन्होंने बनाई है। ठीक है, और 2003 ईयर है और ये जो है 2002 है। ठीक है, ये बैलेंस शीट 2002 में बनी थी और ये बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2003 में बनी है। ठीक है, और इनकी वैल्यू जो है आप लोगों के सामने मौजूद है। तो बैलेंस शीट में जिस तरीके से हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमारे पास एसेट्स होते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या होते हैं, हमारे पास एसेट्स होते हैं और वो एसेट्स या तो हम ऑनर इक्विटी से हासिल करते हैं और या तो वो एसेट्स जो हैं हम लाइबिलिटी के ज़रिए मींस किसी से हम लोन लेके वो एसेट्स हम हासिल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एसेट के कॉलम में आता है करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स की डेफिनेशंस आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कि एसेट्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि करंट एसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये एसेट्स जो होते हैं ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का सरमाया होते हैं और इसी के बेस पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेवेन्यू जनरेट करती है इन्हीं करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट के बेस पे। ठीक है, अगर ये आपके पास नहीं होंगे तो कंपनी को जो है वो रेवेन्यू जनरेशन में प्रॉब्लम होगी और वो अपना रेवेन्यू जो है जनरेट नहीं कर सकेंगे। तो करंट एसेट्स जो है ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। ठीक है, जिस तरीके से सबसे पहला जो है वो आप लोगों के पास कैश है। आप लोगों ने देखा होगा कि कैश अगर नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इदारा जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आप लोगों के पास कैश होना चाहिए इन हैंड और तभी आप लोग अपना बिजनेस जो है वो आसानी से रन कर सकते हैं। ठीक है, तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि easily convertible into कैश होते हैं। ठीक है, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are easily convertible into कैश। ठीक है, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर उसमें सबसे पहला हमारे पास है वो है कैश, जिसकी अमाउंट हमारे सामने मौजूद है। क्या अमाउंट है, 3,63,000। ठीक है, 3,63,000 ये हमारे पास डॉलर अमाउंट है किसकी, कैश की, और वो 2003 में है। ठीक है, 2003 में हमारे पास कैश की जो वैल्यू है वो 3,63,000 है और इसी तरीके से
2,88,000 हमारे पास 2002 में थी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, करंट एसेट्स लिखनी है और उसके बाद जो मोस्ट लिक्विड अमाउंट अकाउंट है उसको आपने लिखना है। मोस्ट लिक्विड अमाउंट का मतलब कि वो अकाउंट जो आसानी से कैश में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मोस्ट लिक्विड अकाउंट वो अकाउंट होता है जो आसानी से कैश में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस वजह से कैश तो ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट होता है, तो ये आपके पास जो है सबसे ज्यादा लिक्विड है। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा हम जाते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी की तरफ। मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी जो होती हैं ये भी आपके पास एक दिन की भी हो सकती है, एक हफ्ते की भी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा एक मंथ का हो सकता है। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, ये सब आप लोगों ने पिछले जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एंड मार्केट में, तो उनमें आपने टी बिल्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है। ठीक है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं, ये इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होती हैं। ठीक है, और ये भी एक हफ्ता या 2 हफ्ते या एक मंथ तक जो है हमारे पास कैश में कन्वर्ट होता है। इसकी वैल्यू भी आप लोगों के सामने मौजूद है 68 और 51। ठीक है, तो ये 68,000 है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर मैं 68 या 51 बोलूं तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये 68,000 है, क्योंकि इसके सामने 30 है। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे पास आता है। अकाउंट रिसीवेबल जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है एज़ कंपेयर टू कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के वो हमारे पास कैश में कन्वर्ट हो जाए। अकाउंट रिसीवेबल जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करती है, वो क्रेडिट पे परचेज करती है। हर ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट पे परचेज करती है, मींस आपको एक मंथ के बाद जो है वो कैश मिलता है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन एक मंथ के बाद देती हैं, कुछ 2 मंथ्स के बाद, कुछ 3 मंथ्स के बाद। ठीक है, अगर आप दुकान में जाते हैं, दुकान से चीज़ खरीदते हैं, तो आप उसको एक महीने के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करते, बल्कि मोस्टली आप यही करते हैं कि जब एक महीने बाद मेरी सैलरी आएगी तो मैं आप लोगों को पेमेंट करूंगा। तो अकाउंट रिसीवेबल जो है ये आप लोगों के पास एक मंथ या इससे ज़्यादा में कैश में कन्वर्ट होता है। ये जब हम आगे अकाउंट रिसीवेबल्स के बारे में पढ़ेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो करंट एसेट में कैश पहले आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी दूसरे नंबर पे आता है और उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल जो है वो थर्ड नंबर पे आता है। फिर उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्रीज होती हैं। इन्वेंट्रीज क्या होती हैं हमारे पास? इन्वेंट्रीज हमारे पास गुड्स होती हैं, इन्वेंट्रीज हमारे पास टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो इन्वेंट्री, हम जब कोई ऑर्गेनाइजेशन गुड्स बना लेती है तो ये गुड्स उनके वेयर हाउस में पड़े होते हैं, शॉप्स में पड़े होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जाते जाते साल तक भी पहुंच जाता है कि ये इन्वेंट्री जो है वो पूरी की पूरी सेल आउट हो जाए। ठीक है, तो इन्वेंट्रीज हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, गुड्स या कहीं से परचेज करके, कहीं से ख़रीद के वो क्या करती है, फिर दूसरे लोगों को सेल आउट कर देती है। ठीक है, समझ आ गई है? जिस तरीके से दुकान में आप जाते हैं तो दुकान में वो पेप्सी के कॉटन पेप्सी के कंपनी से ख़रीदते हैं, लेकिन उस दुकान के लिए वो पेप्सी का कॉटन जो उसने ख़रीदा है तो वो उसके लिए इन्वेंट्री है। ठीक है, और फिर इसी तरीके से वो फिर उस कॉटन को सेल आउट करती है। और आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी महीने भी लग जाते हैं, कभी 2। हाँ, अगर कोई इवेंट हो, कभी सीजनल कोई एक्टिविटी हो रही हो तो फिर तो जल्दी भी ख़त्म हो सकता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली क्या होता है हमारे पास, इसमें मंथ्स लगते हैं, टाइम लगता है, जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सेल आउट करते हैं, सेल करके और उसको कैश में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम इन सब
करंट एसेट्स को क्या करेंगे, जमा करेंगे, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है, और इन्वेंट्रीज। इनके अमाउंट्स आप लोगों के सामने हैं। 2002 के भी अमाउंट्स हैं और 2003 के भी अमाउंट्स हैं। तो इन अमाउंट्स को आप लोग जमा करेंगे तो आपके पास टोटल करंट एसेट आ जाएंगे 1223, और दूसरे 2002 में आप लोगों के पास आ जाएंगे $1004, ठीक है। तो इन करंट एसेट्स के बेस पे फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, कंपनी की परफॉर्मेंस कितनी है, कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो अपने लोन्स को, अगर वो शॉर्ट टर्म लोन है तो उनको वो पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो टोटल करंट एसेट्स के बेस पे हम अपने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो खैर वो आगे टॉपिक आएंगे तो उसमें आपको डिटेल से पता चल जाएगा। तो करंट एसेट्स को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम जाते हैं ग्रॉस फिक्स्ड एसेट की तरफ, ठीक है। किसकी तरफ? ग्रॉस फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट। ये आपकी जो फिक्स्ड एसेट हैं, ये आपकी जितनी आपने कॉस्ट इसमें पे की होती है उसी के बेस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ग्रॉस फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट ए, ठीक है। ये एक जो है ये इसकी कुछ कमेंट्स होंगे वो नीचे लिखे होंगे एक के कॉलम में, तो वो भी हम फिर पढ़ लेंगे कि इससे क्या मतलब है, ठीक है। तो फिक्स एसेट हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है। तो लैंड और बिल्डिंग की आज कॉस्ट कितनी है, तो वो यहाँ पे हम लिखते हैं। उस लैंड और बिजनेस की कीमत कितनी है, वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू वो कीमत हम यहाँ पे लिखते हैं कि 2003 में उसकी वैल्यू इतनी है और 2002 में उसकी वैल्यू इतनी थी। तो ये वैल्यू जो है ये हमारे पास डॉलर। अब हम ये तो नहीं लिख सकते कि 10 बिल्डिंग या 10 ज़मीनें या 15 ज़मीनें, ठीक है। तो उसको आसान बनाने के लिए हम उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, हम उसके जो प्राइस है, वैल्यू है, उसको कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमने इस लैंड को आज बेचना हुआ तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो वो वैल्यू हम फिर क्या करते हैं, अपने बैलेंस शीट में लिखते हैं। जिस तरीके से आप अपने घर की मलकियत को फाइंड आउट करो कि आजकल ज़मीन का कितना रेट चल रहा है, उसी के मुताबिक फिर आपने घर में जितना खर्चा किया हुआ है उससे डिप्रिसिएशन निकाल लो, और उसको जब आप जमा करोगे तो आपके पास आपके लैंड और बिल्डिंग की टोटल वैल्यू इन कैश आ जाएगी, और उसी के मुताबिक फिर आप क्या करोगे, उस वैल्यू को अपने बैलेंस शीट में लिख लोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड वन है मशीन एंड इक्विपमेंट। अच्छा, एक बात बताना भूल गया कि फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं वो कौन से एसेट्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि नॉट इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, जो कि इजीली कन्वर्टेबल नहीं होते, आसानी से कैश में कन्वर्टेबल नहीं होते, ठीक है। तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट या लैंड एंड बिल्डिंग जो है ये भी आप लोग देख लें तो आप आसानी से इसको इनसे कैश नहीं ले सकते, बल्कि आपको ज़्यादा टाइम, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इतना टाइम लगेगा तभी आप उनको फुल बाई फुल जो है वो किस चीज़ में, कैश में आप उनको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मशीन एंड इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। मशीनरी आप लोगों के पास होती है, अगर आप प्रोडक्शन कंपनी में है तो आपके पास डिफरेंट मशीन्स होते हैं, इक्विपमेंट, टूल्स वगैरह होते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह होते हैं। तो इन सब की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करते हैं और उस वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे उसको परचेज करने में इतनी कॉस्ट आई थी 1866। आप उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और उसको एज अ कॉस्ट अपने पास लिखते हैं। इसी तरीके से फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, आप जो चेयर्स वगैरह, टेबल्स वगैरह ये चीज़ें ख़रीदते हैं तो ये फर्नीचर्स वगैरह में आ जाती हैं, और इसकी भी वैल्यू आप लोगों के सामने 2002-2003 में मौजूद है। इस तरीके से गाड़ियों को देखें, व्हीकल्स, ये भी आपके पास लॉन्ग टर्म एसेट हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों के पास होते हैं और उससे आप लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और उनकी कॉस्ट भी जो है यहाँ पे मौजूद है कि कितने कॉस्ट पे आपने, या उस व्हीकल की आजकल की कॉस्ट कितनी है, ठीक है।
کتنی ویلیو ہے اس کی، اور وہ آپ لوگ یہاں پہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ اس کی کاسٹ ویلیو پہ لکھتے ہیں جتنے پہ آپ نے اس کو خریدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ادر انکلوڈ فائنینشیل لیز، یہاں پہ ایک دوسرا ٹرم ہے فائنینشیل لیز۔ اگر آپ نے کوئی چیز لیز پہ لی ہے، کوئی بلڈنگ ہو گئی، کوئی گاڑی ہو گئی، کوئی ایکوپمنٹ ہو گئی، لیز پہ لے لی ہے، تو اس کی ویلیو بھی پھر آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ 10 سال جو ہے ایک چیز کو لیز پہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہم یہاں پہ اس کو مینشن کرتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو ہم جب مینشن کر کے جمع کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل گراس فکس ایسٹ آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ ٹوٹل گراس فکس ایسٹ ایٹ کاسٹ، اس کی کاسٹ جتنی بھی آپ نے پے کی تھی وہ آپ لوگ یہاں پہ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں یہاں پہ، کرنٹ ایسٹس اور گراس فکس ایسٹ، ٹھیک ہے۔ کرنٹ ایسٹس ہمارے پاس جو ہے وہ آسانی سے کیش میں کنورٹ ہوتے ہیں، اور فکس ایسٹ آسانی سے کیش میں کنورٹ نہیں ہوتے، وہ زیادہ ٹائم لیتے ہیں کیش میں کنورٹ ہونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جب ٹوٹل گراس فکس ایسٹ آپ لوگوں کے پاس آ جاتا ہے تو آپ نے اس سے ایکومولیٹڈ ڈیپریسیشن کو مائنس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایکومولیٹڈ ڈیپریسیشن کو کانٹرا ایسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کانٹرا ایسٹ۔ ایکومولیٹڈ ڈیپریسیشن کو کانٹرا ایسٹ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کی جو ایسٹس ہیں، فکس ایسٹس ہیں، ان پہ جو ٹائم لگتا ہے، اس کی جو لائف گزر رہی ہوتی ہے، کم ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کی ویلیو کو کم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے گراس فکس ایسٹ سے یہ ویلیوز مائنس کرنی ہے، تو آپ کے پاس نیٹ فکسڈ ایسٹ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ کیلکولیٹ کرنا ہے گراس فکس ایسٹ کو، گراس فکس ایسٹ آ جائے تو اس سے ایکومولیٹڈ ڈیپریسیشن مائنس کرنی ہے۔ ڈیپریسیشن کی کیلکولیشن آپ لوگوں نے پرنسپل آف اکاؤنٹنگ میں کی ہوگی کہ کیسے ہم ایسٹ کی ڈیپریسیشن کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو جب گراس فکس ایسٹ سے ایکومولیٹڈ مائنس کریں گے تو آپ کے پاس نیکسٹ فکس ایسٹ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب نیکسٹ فکس ایسٹ کو آپ لوگ ٹوٹل کرنٹ ایسٹس کے ساتھ جمع کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا ٹوٹل ایسٹس کے ٹوٹل ایسٹس آپ کے پاس کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ ٹوٹل کرنٹ ایسٹس کو نیٹ فکسڈ ایسٹ کے ساتھ جمع کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا ٹوٹل ایسٹس، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے ٹوٹل ایسٹس ہیں جو کہ آپ کے آرگنائزیشن میں موجود ہیں۔ نیکسٹ ہم سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں جس میں ہم لائبلٹیز اینڈ اسٹاک ہولڈر ایکویٹی کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لائبلٹی تو آپ لوگوں نے ورڈ سنا ہوگا، جانتے بھی ہوں گے کہ لائبلٹی ہمارے پاس وہ لون، وہ بورونگ ہوتی ہے جو ہم لیتے ہیں بینک سے یا ڈفرینٹ انویسٹر سے، کریڈیٹر سے، ٹھیک ہے۔ ان سے ہم لیتے ہیں اور اپنے آرگنائزیشن کے جو ایسٹس ہیں ان کو خریدتے ہیں اور اپنے آرگنائزیشن کی جو آپریشن ہے ان کو چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس دوسری چیز جو ہے وہ اسٹاک ہولڈرز ایکویٹی ہے۔ اسٹاک ہولڈرز نے جو اپنا سرمایہ لگایا ہوتا ہے شیئرز میں تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹاک ہولڈرز ایکویٹی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لائبلٹیز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور اسٹاک ہولڈرز ایکویٹی میں ہمارے پاس کون سی چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں تو کرنٹ لائبلٹیز ہیں آپ لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے۔ کرنٹ لائبلٹیز وہ لائبلٹیز ہوتی ہیں جن کا ٹائم پیریڈ کم ہوتا ہے، جن کو آپ نے کم ٹائم میں پے کرنا ہوتا ہے، مینز 1 منتھ یا 2 منتھ، ٹھیک ہے۔ موسٹلی بلکہ اکاؤنٹ پیبل جو ہے یہ آپ کے پاس 1 منتھ سے بھی کم ٹائم کے ہوتے ہیں جس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، پے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس اکاؤنٹس پیبل کی ویلیو ہے کہ اس کی ویلیو ہم نے کتنی پے کرنی ہے، تو 382 اور 270 270، اس میں بھی ہمارے پاس لاسٹ میں 30 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ کہیں کہ 2,70,000، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے 3,82,000، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ بار بار جو ہے
वो बताने की ज़रूरत नहीं होती, तो इस वजह से एक ही टाइम पे आप लोग कंसिडर कर लें कि इसके आखिर में 3 ज़ीरो मौजूद हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स पेबल जो है ये लेस देन अ मंथ, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इतने दिन में हमारे पास ये ड्यू हो जाते हैं और हमने पे करने होते हैं। इसी तरीके से नोट्स पेबल का भी यही सिचुएशन है। अकाउंट्स पेबल जो है ये आप किसी रिटर्न फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आप इसको मेंशन नहीं करते, ठीक है। लेकिन नोट्स पेबल ये है क्योंकि बैंक्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें आपको नोट्स दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि आपने इतनी अमाउंट्स को जो है वो ऑन किया हुआ है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोग अकाउंटिंग में पढ़ चुके होंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे है एक्रूअल्स, ठीक है। एक एक्रूअल्स क्या होते हैं? एक्रूअल्स हमारे पास जब कोई एम्प्लॉय हमें सर्विसेज देता है, जब कोई एम्प्लॉय हमारे लिए काम परफॉर्म करता है, या जब हम बाहर से किसी को काम के लिए लाते हैं तो उनको हमने सैलरी पे करनी होती है, तो उसको एक्रूअल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये एक मंथ या एक मंथ से ज़्यादा में क्या हो जाते हैं, ड्यू हो जाते हैं। देखें, जब आप किसी को सैलरी देते हैं तो आप उसको एक मंथ के बाद देते हैं, ठीक है। तो वो एक मंथ के बाद जब आप उसको सैलरी देते हैं तो वो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, आपके पास इतना टाइम होता है कि आप वो रेवेन्यू जनरेट करें, पैसे जनरेट करें, रिसीवेबल जनरेट करें, और उसी के बेस पे फिर आप लोगों को एक्रूअल दें, उनकी जो मुआवजा है वो आप उनको प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे देखें उनकी वैल्यू दी गई है 159 और 114, ठीक है। अगर आप किसी बायर के लोगों की सर्विसेज लेते हैं, अगर बायर कोई से बंदा आता है या अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई डेली वेजेस या उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनको भी आपने सैलरीज वगैरह देनी होती हैं, ठीक है। तो वो एक मंथ के बाद जो है ड्यू हो जाते हैं, एक मंथ के बाद जो है आपने पे करने होते हैं, तो इनको कहा जाता है एक्रूअल्स, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इन तीनों अकाउंट्स को फिर हमने जमा करना है, ठीक है। अकाउंट्स पेएबल और नोट्स पेएबल, एक्रूअल्स, इनको हम जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएगी, ठीक है। एक्रूअल्स एटीसी को जब आप लोग जमा करेंगे तो आपके पास टोटल करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएगी, ठीक है। इस टोटल करंट लाइबिलिटीज़ के बाद हमने पढ़ना है लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट को फिक्स लाइबिलिटीज भी कहा जाता है, या हम इसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म डेब्ट या फिक्स लाइबिलिटी भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हमारे पास इंक्लूड होता है लीज। लीज का क्या मतलब है? लीज का मतलब ये है कि जिस तरीके से हमने पीछे बात की कि लीज पे हम किसी चीज़ को देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने लीज पे किसी चीज़ को लिया है, ठीक है। मींस कोई भी लैंड, कोई भी बिल्डिंग हमने लीज पे ली है, तो उसको हमने एक साल बाद या 2 साल बाद क्या करना होता है, पे करना होता है उस लीज को, ठीक है। तो उसको कहा जाता है फाइनेंशियल लीज। तो फाइनेंशियल लीज लॉन्ग टर्म डेब्ट को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास 102 आ गया। अब करंट लाइबिलिटीज़ को और लॉन्ग टर्म डेब्ट को जब इन दोनों को हम जमा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है टोटल लाइबिलिटीज़। तो ये हमारे पास टोटल कर्जा है जो कि हमने क्या करना होगा, पे करना होगा। हमने लोगों से इतना कर्जा या बैंक से इतना कर्जा लिया हुआ है जो कि हमने पे करना होगा लोगों को, और उसकी वैल्यू यहाँ पे नज़र आ रही है, एक 1,64,000, सॉरी 1,643, और इसके साथ 30 हमने लगा लेने हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ये 16,43,000, ठीक है। इसी तरीके से 14,50,000 हमारे पास 2002 में था। तो टोटल करंट एसेट्स या टोटल करंट लाइबिलिटीज़ को जब हम लॉन्ग टर्म डेब्ट के साथ जमा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल लाइबिलिटीज़ हमारे पास आ जाती हैं। इसी तरीके से हम आगे जाते हैं स्टॉक होल्डर इक्विटी की तरफ। देखिए, हमने पढ़ा था स्टॉक होल्डर इक्विटी में दो टाइप्स होते हैं,
एक प्रेफर्ड स्टॉक और एक कॉमन स्टॉक, ठीक है। प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है, जो कि ए फिक्स टाइम के लिए, 1 साल के लिए वो अपने शेयर्स को क्या करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। मींस ये एक प्रेफर्ड काइंड ऑफ ओनरशिप है। और एक कॉमन स्टॉक है, कॉमन स्टॉक में तो डेली बेसिस पे शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ये अपने पास शेयर्स को बरकरार नहीं रखते, बल्कि जब भी प्रॉफिट आता है तो वो शेयर्स को बेच देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम प्रेफर्ड स्टॉक को कैलकुलेट करेंगे कि कितने प्रेफर्ड स्टॉक जो है अमाउंट हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो देखें तो क्यूमुलेटिव 5%, 100 par एंड 200 शेयर्स, ठीक है। तो आपने 100 का 5% कैलकुलेट करना है और 200 शेयर्स के साथ आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि 5% ऑफ 100 पार, तो हमारे पास ये आ जाता है $10,000, ठीक है। और 5 पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 2000, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 10,000, ठीक है। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपने उसकी कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, मतलब ये है कि $100 जो आप $100 का जब आप एक प्रेफर्ड स्टॉक लेते हैं, तो मतलब ये है कि 1 साल बाद उस पे प्रॉमिस किया जाता है कि आपको 5% मिलेगा, ठीक है। मतलब कि आप अगर $100 पर प्रेफर्ड स्टॉक लेंगे, ठीक है, तो आपको $5 जो है वो इस पे आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो $100 का 5% कैलकुलेट करें तो आपके पास यहाँ पे देखें तो 5% शेयर लिखी हुई है, ठीक है। तो 5% $5 पर शेयर आपको जो है वो अमाउंट मिलेगी, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास शेयर जो है वो 2000 हैं, तो 2000 ज़रबे 500, 2000 ज़रबे 5 पर शेयर, तो हमारे पास टोटल जो डिविडेंड हमने पे करना है वो हमारे पास 10,000 पे करना होगा, ठीक है। और टोटल कॉमन प्रेफर्ड स्टॉक जो हमने उसकी वैल्यू है वो क्या होगी, क्योंकि 2000 शेयर्स हमने सेल आउट किए हैं, और 2000 को जब आप 100 रुपीज़ पार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 20 लाख, ठीक है। तो ये 20 लाख जो है आपके पास प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, 20 लाख नहीं, 2 लाख, ठीक है। 2 लाख आपके पास प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह 2002 में भी उसकी वैल्यू यही थी, कोई भी चेंज उसमें नहीं आया था। इसी तरीके से 2.50 आप लोगों के पास पार वैल्यू है कॉमन स्टॉक की, और आप लोगों के पास 1 लाख शेयर्स जो हैं वो ऑथराइज्ड हैं। 1 लाख शेयर ऑथराइज्ड मतलब ये है कि 1 लाख शेयर्स तक इस कंपनी के पास बेचने की सलाहियत है, इजाज़त है इसको, ठीक है। लेकिन उन्होंने इशूड जो किए हैं, इशूड एंड आउटस्टैंडिंग, इशूड एंड आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है कि वो शेयर्स जो कि आपने बेचे हैं बाहर मार्केट में, तो उसको इशूड एंड आउटस्टैंडिंग शेयर कहा जाता है। कि आपने कितने इशू किए हैं, यहाँ पे देख लें तो 76,262, 76,262 शेयर जो है वो इशूड हैं और बाहर जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और 2002 में जो थे वो 76,244 थे, ठीक है। तो 76,262 मल्टीप्लाई बाय, आप उसकी वैल्यू निकालें। वैल्यू निकालने के लिए 76,262 को आप लोगों ने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ये जो आपके पास कॉमन स्टॉक की पार वैल्यू है 2.50, ये 2.50 पार वैल्यू आपके पास होगी। इसके साथ जितनी भी शेयर्स आउटस्टैंडिंग हैं उसके साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 191 आंसर आएगा।
और 7624 के साथ अगर आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है तो वो 2002 की वैल्यू 190 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार ऑन कॉमन स्टॉक। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि किसी ने क्या किया है, शेयर्स की प्राइस ज्यादा पे की है पार वैल्यू से ज्यादा। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, एक शेयर 2.50 का है, लेकिन एक ऑनर ने क्या किया, इस शेयर को $3 पे खरीदा, तो मतलब क्या हुआ कि 0.50 उसने एक्स्ट्रा अमाउंट पे की, पेड इन कैपिटल, उन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट पेड की है। ठीक है, मतलब कि एक चीज आपको ₹2 की मिल रही है लेकिन आप उसको ₹3 पे खरीदते हैं, तो कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, कंपनी को ज्यादा फायदा मिल जाएगा, कंपनी के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। तो इस वजह से इसको हम पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार कॉमन स्टॉक लिखते हैं। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितना हमने एक्सेस दिया है, 4,28,000 हमारे पास एक्सेस अमाउंट्स हैं। ठीक है, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग क्या होती है, ये वो अर्निंग होती है जो कंपनी अपने पास हर साल के आखिर में बरकरार रखती है, हर साल के आखिर में क्या करती है, अपने पास रखती है कि कहीं पे रिपेयर की ज़रूरत हो, कहीं पे मेंटेनेंस या कहीं पे और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो, तो ये पैसा अपने पास रखती है। ठीक है, इस तरीके से टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी हमारे पास आ जाएगी और वो है 1954, और यहाँ पे 2002 में थी 1820। ठीक है, अब टोटल लाइबिलिटीज और स्टॉक होल्डर इक्विटी हमारे पास कितना आ गया, 3,597 और 3,270। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को जब आप देखेंगे और आप बैक जाएंगे बैलेंस शीट की एसेट्स की तरफ, तो आपको वहां पे भी ये वैल्यू नजर आएगी। ठीक है, अब मैं बैक इस वजह से नहीं जा सकता हूं क्योंकि ये स्लाइड फिर ख़त्म हो जाएगी, उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम होगी रिकॉर्डिंग में। ठीक है, तो 3597 की वैल्यू आप 2003 में देखें तो एसेट्स की होगी, टोटल एसेट्स की, और 2002 में देखें तो यही वैल्यू 3270 जो है ये वहाँ पे भी टोटल एसेट्स की 2002 में वैल्यू होगी। तो ये दोनों बैलेंस है। ठीक है, क्योंकि ऑनर इक्विटी और लाइबिलिटी ये आपस में मिल के आपके एसेट्स को परचेज करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो फिर आपकी कहीं ना कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हैं, क्योंकि आप लोगों ने अकाउंटिंग में सुना होगा कि आप अकाउंटिंग में डुअल रिकॉर्डिंग करते हैं, एक तरफ लाइबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर्स में जो ट्रांजैक्शन हो रही होती है वही ट्रांजैक्शन फिर आप एसेट्स में भी उसी के मुताबिक चेंजेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास इसकी डिटेल लिखी हुई है कि कैसे जो है हमारे पास कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे हुई हैं। ठीक है, वो कैलकुलेशन उन्होंने बताई हुई हैं कि in 2003 the firm has a 6-year financial lease requiring annual beginning of the year payment of 35,000 for years and lease have yet to run। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने वो लीज के बारे में बताया है कि 6 ईयर के लिए हमने लीज ली थी और बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमने 35,000 दिए थे, और 4 ईयर्स जो हैं हम लीज जो है वो पे करेंगे, चलती जा रही है वो लीज की अमाउंट। ठीक है, तो वो टोटल लीज की अमाउंट हमने ऊपर मेंशन की हुई है। इस तरीके से एनुअल प्रिंसिपल रीपेमेंट पोर्शन ऑफ द फंड आउटस्टैंडिंग डेब्ट, क्योंकि आउटस्टैंडिंग डेब्ट भी आप लोगों के पास होता है, तो मतलब वो डेब्ट जो कि आप पिछले साल पे नहीं कर सकते। ठीक है, एनुअल प्रिंसिपल अमाउंट होती है कि जब आप किसी से कर्जा लेते हो तो आपको कुछ फिक्स अमाउंट देनी होती है और उस फिक्स अमाउंट पे आपने कुछ इंटरेस्ट भी जो है वो पे करना होता है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है लीज अमाउंट के साथ। और सी में उन्होंने प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड की कैलकुलेशन की है कि $5 पर शेयर पे और 5% आता है 100 पार का, और टोटल वैल्यू जो है वो हमारे पास $5 मल्टीप्लाई बाय 20 शेयर्स, इससे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी एनुअली किस चीज़ की, कि कितना आपने प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड जो है वो पे करना है। ठीक है,
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास बाकी दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, एक है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग कौन सी होती है? रिकंसाइल द नेट इनकम अर्न ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें शो करता है, हमें बताता है रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट कि हमने नेट इनकम जो अर्न की है वो ईयर एंड में कितनी है। ठीक है, तो इसमें हम रिटेन अर्निंग में हमारी जो उस साल की, जिस साल में हमने काम कर लिया, फॉर एग्जांपल दिसंबर 31 2003, तो हम ये जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ये साल के आखिर में बनाते हैं। तो उस साल में हमारे पास जितनी नेट इनकम जो हमने ली होती है, जो हमने अर्न की होती है, वो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग में, उस स्टेटमेंट में बनाते हैं ताकि हमें पता चल सके। एंड एनी कैश डिविडेंड पेड, और इसमें हम ये भी बताते हैं कि हमने अगर डिविडेंड पे किया है तो वो कितना है, कैश डिविडेंड पेड जो हमने किया है वो कितना है, विद द चेंज इन रिटेन अर्निंग बिटवीन द स्टार्ट एंड द एंड। और फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो रिटेन अर्निंग शुरू में थी, मतलब हम पिछले साल से भी हमने कुछ रिटेन अर्निंग लाई होगी, 2002 दिसंबर में हमारे पास कुछ रिटेन अर्निंग होगी, तो वो हमारे पास 2003 के स्टार्ट की रिटेन अर्निंग होगी। ठीक है, ज़रा ध्यान दें इस पॉइंट पे कि हमारे पास रिटेन अर्निंग 2002 की भी होगी, पिछले साल की भी, तो वो पिछले साल की जो रिटेन अर्निंग है वो 2003 की बिगिनिंग अर्निंग होगी, 2003 में बिगिनिंग रिटेन अर्निंग होगी। तो वो बिगिनिंग रिटेन अर्निंग और 2003 के जो आखिर में जो रिटेन अर्निंग है उनका हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं और उस डिफरेंस को भी यहाँ पे लिखते हैं ताकि हम पता लगा सके, हमें पता लग सके कि कितने हमने इस साल में अर्निंग जो है वो की है और उसको हमने रिटेन रखा है, बरकरार रखा है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये हमें प्रोवाइड करता है समरी ऑफ द फर्म्स ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हमें क्या बताता है कि फर्म्स की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी की है फर्म्स ने, और फाइनेंसिंग कैश फ्लो क्या है। ठीक है, कैश फ्लो इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो हमारे पास क्या है। ठीक है, किस तरीके से हमने फाइनेंसिंग की है, डेब्ट फाइनेंसिंग की है या इक्विटी फाइनेंसिंग की है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। एंड रिकंसाइल देम विद द चेंजेस इन इट्स कैश, और हमें ये बताया जाता है कि कैसे जो है कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी में इस साल में चेंजेस आई हैं, कैश में कितनी चेंज आई है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कितनी चेंज आई है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है ये हमें क्या बताता है, ये हमें कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो के बारे में बताता है, कैश इन्वेस्टमेंट, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और फाइनेंसिंग के बारे में बताता है, और ये भी बताता है कि कैसे हमारे कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कितना चेंज आया है ड्यूरिंग दिस ईयर। ठीक है, अब इनके स्टेट की तरफ जाते हैं तो आप लोगों को और भी आसानी हो जाएगी। अब ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग है। ठीक है, अब रिटेन अर्निंग बैलेंस जनवरी फर्स्ट, जैसे कि मैंने बात की कि जो जनवरी फर्स्ट या जो 2003 के स्टार्ट की रिटेन अर्निंग होती है, ये रिटेन अर्निंग 2002 की एंडिंग रिटेन अर्निंग होती है। ठीक है, समझ आ गई? ये जो हमने रिटेन अर्निंग की बात की बिगिनिंग जनवरी 2003, तो ये दिसंबर 31 2002 की रिटेन अर्निंग होती है, क्योंकि अब हम वो पैसा अपने साथ अगले साल भी लाएंगे, यूज करेंगे उस पैसों को। इस तरह नहीं है कि बस वो 2002 में ही हो गए, खत्म हो गए या उसको हमने खर्च
करना होगा 2002 में ही, नहीं, बल्कि हम उसके साथ नेक्स्ट ईयर को ले आएंगे। तो वो हमारे पास है 1012, ठीक है, ये हमारे पास रिटेन अर्निंग है। फिर 2003 में हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हमने इनकम स्टेटमेंट में कैलकुलेट की है। आप लोग इनकम स्टेटमेंट देखें तो आपको वहां पे नजर आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि है 231, और ये इसके आखिर में भी 30 है, ठीक है, जिस तरीके से आपको यहाँ पे बताया गया है एंड 30,000 वैल्यू, तो ये वैल्यू सारी 1000 में है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये 2003 में आप लोग देख लेंगे और उसमें आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर कैश डिविडेंड पेड ड्यूरिंग 2003, अभी कुछ टाइम पहले ही हमने कैलकुलेशन की थी कि हमने उसमें कहा था कि हमने डिविडेंड प्रेफर्ड स्टॉक का पे करना है 10,000, ठीक है, कुछ टाइम पहले हमने ये कैलकुलेशन की है, तो आप लोगों को याद हो वो वैल्यू हमने वहां पे कैलकुलेट की है इन बैलेंस शीट में कि प्रेफर्ड स्टॉक की $5 जो है वो पार वैल्यू है, और 2000 शेयर हमने इशू किए हैं, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय $5, तो हमारे पास 10,000 आ जाएगा। इसी तरीके से कॉमन स्टॉक की भी हमारे पास कैलकुलेशन होगी कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है और कितना पार वैल्यू पे हम उसको सेल आउट कर रहे हैं, तो वो भी हमारे पास 98,000 आ जाता है, ठीक है। तो टोटल डिविडेंड पेड कितना हो गया 108। अब इस 108 को हमने क्या करना है, इन दोनों से माइनस करना है, 1012 प्लस 1012 प्लस, और जो वैल्यू आ जाएगी उसको हमने माइनस करना है 108 से, ठीक है, जो वैल्यू आ गई उसको हमने माइनस किया 108 से। इस साइड पे भी आप देख सकते हैं रिटेन अर्निंग प्लस नेट प्रॉफिट माइनस कैश डिविडेंड्स ड्यूरिंग पेड, और यहाँ पे आप लोगों के पास उससे आ जाएगा रिटेन अर्निंग बैलेंस एट द एंड 2003। अब ये रिटेन अर्निंग बैलेंस जो है ये 2003 का एंडिंग है, ठीक है, लेकिन 1 जनवरी 2004 का ये कौन सा बैलेंस होगा, बिगेनिंग बैलेंस, ठीक है, रिटेन अर्निंग बैलेंस फॉर जनवरी 2004 का ये रिटेन अर्निंग बैलेंस होगा, और यहाँ पे रिटेन अर्निंग बैलेंस फॉर दिसंबर, ये एंडिंग इसको हम कहते हैं, और ये हमारे पास बिगिनिंग है, ठीक है। तो जो 31 दिसंबर 2003 का एंडिंग बैलेंस होगा वो 1 जनवरी 2004 का बिगिनिंग बैलेंस होगा, और इसी तरीके से 2004 में फिर आपके पास कुछ नेट प्रॉफिट होगा, कुछ आप कैश डिविडेंड पे करोगे 2004 में, और उसी तरीके से प्लस माइनस करके फिर आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी दिसंबर 2004 की जो एंडिंग होगी, और उसी तरीके से उसको आप फिर आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट है जिससे हम देखते हैं कि हमारे पास कितना डिविडेंड हमने पे किया है, कितना नेट प्रॉफिट हमारे पास आया है 2003 में, और उनसे हमारे पास रिटेन अर्निंग कितनी बनती है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। यहाँ पे देखें तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के बारे में जिक्र किया है, और इसमें भी इन्होंने लिखा है 1000 में ये वैल्यूज होंगी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आप लोगों ने गौर करना है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। ये हम एनालिसिस में तो इतना इसका यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी कैश फ्लो जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिससे हमें कंपनी के इनफ्लोस ऑफ और आउटफ्लोस के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है, और वो आफ्टर टैक्स ये 231 जो आप इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन
क्या है कि आप एक चीज पे कितने डेप्रिसिएट कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन आप लोगों के पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ठीक है। इसी तरीके से इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, आपके पास जितना इंक्रीज आएगा अकाउंट रिसीवेबल में उतना ही आपका अकाउंट रिसीवेबल जो है वो डिक्रीज होगा। क्या मतलब, इस पे अपना आपको थोड़ा समझाएं। बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में हम अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट लिखते हैं, ठीक है ना। अब अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास कितना है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए हमारे पास क्या है, अकाउंट रिसीवेबल है। अब हमारे पास कैश आ गया, मतलब जो अकाउंट रिसीवेबल था वो रिसीव हो गया, आपकी जेब में पैसे आ गए, तो आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल को कम करोगे ना, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पे भी लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, आपके पास जो अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होगा तो वो आपने माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि आपके पैसे तो आपसे चले गए हैं ना, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो पैसा है, ठीक है, वो आपसे चला गया, रिसोर्सेज या जो इन्वेंट्रीज हैं वो आपने बेच दी, ठीक है। तो बेच दी का मतलब क्या है, आपका कैश बैलेंस और इन्वेंट्री बैलेंस कम हो जाएगा, लेकिन आपका अकाउंट रिसीवेबल जो है वो इंक्रीज होगा। तो अकाउंट रिसीवेबल जब इंक्रीज होगा तो आप उसको नेगेटिव वैल्यू लिखोगे, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, माइनस वैल्यू लिखना है, ठीक है, क्योंकि वो आपके पास कैश आउटफ्लो है। इसी तरीके से डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ठीक है। अब डिक्रीज इन इन्वेंट्री को इन्होंने क्या किया हुआ है, प्लस किया हुआ है, ठीक है। जब आपके पास इन्वेंट्री आपसे चली जाती है, ठीक है, इन्वेंट्रीज जब आपसे चली जाती है तो इन्वेंट्री के मुताबिक आपके पास पैसे आ जाते हैं, ठीक है, कैश आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आप किसी प्रोडक्ट को सेल आउट करोगे, किसी प्रोडक्ट को आपने बेच दिया, तो आपके पास पैसे ऐड हो जाएंगे ना, पैसे आपके पास जमा हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो जब पैसे आपके पास आ जाएंगे तो आप उसको क्या करोगे, फिर जमा करोगे, जाहिर सी बात है। इंक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल, अब यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझे, इंक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल, इसको भी इन्होंने जमा किया है। क्यों? देखिए, मैं क्या करता हूं, आपसे लोन लेता हूं, ठीक है, मैं आपसे क्या करता हूं, लोन लेता हूं, कुछ पैसे लेता हूं। तो आप जब मुझे कुछ पैसे देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कैश आ जाएगा। जब आप मुझे पैसे दोगे तो मेरे पास कैश आ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, मुझे अकाउंट्स पेबल में ऐड करना होगा कि ये मैंने इससे 10,000 रुपए लिए थे और वो मैं अकाउंट्स पेबल में ऐड कर लेता हूँ। तो अकाउंट्स पेबल आपका जब इंक्रीज होगा तो आपके पास कैश इनफ्लो होगा, ठीक है। अकाउंट्स पेबल जब आपके पास इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि आपके पास कैश आ रहा है, तो कैश आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। इसी तरीके से इंक्रीज इन एक्रूअल, इंक्रीज इन एक्रूअल, जितना इंक्रीज आपके पास सैलरी में होगा, लोग आप क्या कर रहे हैं, लोग से आप काम ले रहे हैं लेकिन उनको आप पैसे नहीं दे रहे, तो इनसे उनका क्या होगा, आपके पैसे तो आपके पास पड़े होंगे, ठीक है, पैसे तो आपके पास मौजूद होंगे, आपने दिए नहीं होंगे, और आप लोगों से काम ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपके पास पैसा भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है और एक्रूअल भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सब को ये याद रखें कि जब कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट में एसेट्स जब इंक्रीज होंगे तो उसको आपने माइनस करना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश फ्लो में जब आपके पास एसेट्स इंक्रीज होंगे तो आपने उसको कैश फ्लो में माइनस करना है।
اور جب لائبلٹیز آپ کے پاس کیش فلو میں انکریز ہوگی تو اس کو آپ نے جمع کرنا ہے. یہ پرنسپل آپ لوگ اگر اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کبھی بھی کنفیوز نہیں ہوں گے کیش فلو سٹیٹمنٹ کو اینالائز کرنے میں اور پرفارم کرنے میں. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ جب بھی انکریز ہوگا ایسٹس میں تو وہ کیش فلو میں نیگیٹو ہوگا. ٹھیک ہے، مائنس ہوگا کیش فلو میں. اور جب بھی انکریز آئے گا اکاؤنٹس پیبل میں یا لائبلٹیز میں جب انکریز آئے گا تو یہ کیش ان فلو ہوگا اور آپ اس کو کیش فلو میں جمع کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس کیش فلو آ جائے گا آپریٹنگ ایکٹیویٹیز سے، تو آپ اس سب کو جمع مائنس کریں گے تو 500 آپ لوگوں کے پاس آ گیا. اس طریقے سے نیکسٹ ہے آپ لوگوں کے پاس کیش فلو فرام انویسٹمنٹ ایکٹیویٹیز. آپ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کس چیز میں کرتے ہیں؟ آپ ہمیشہ فکس ایسٹ میں انکریز کرتے ہیں، فکس ایسٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو جب آپ نے فکس ایسٹ میں انویسٹمنٹ کی تو کیا مطلب ہوا کہ آپ نے پیسہ فکس ایسٹ میں لگا دیا، آپ نے فکس ایسٹ خرید لیے. تو خرید لیے مطلب آپ سے کیش چلا گیا، آپ سے ایسٹس چلے گئے، کیش ایسٹ آپ سے چلا گیا. تو جب چلا گیا انکریز آ گیا تو وہی بات میں نے آپ کی کہ جب انکریز آئے گا ایسٹس میں تو آپ نے اس کو مائنس کرنا ہے. چینج ان بزنس انٹرسٹ کچھ بھی نہیں ہے، انٹرسٹ میں کوئی چینجز نہیں ہے، تو آپ یہ مائنس ویلیو یہاں پہ لکھ لیں گے کہ کیش بائی انویسٹمنٹ ایکٹیویٹیز، کہ ہم سے یہ کیش چلا گیا تھا، آؤٹ فلو ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، کیش فرام فائنینسنگ ایکٹیویٹیز. اب ہم فائنینسنگ کی بات کرتے ہیں. ڈیکریز ان نوٹس پیبل. اب یہاں پہ دیکھیں تو ڈیکریز ہے، انکریز نہیں ہے. ڈیکریز مینز آپ سے پیسے چلے گئے، آپ نے نوٹس پیبل پے کر دیا تو یہ آپ مائنس کرو گے. نوٹس پیبل آپ نے پے کر دیا تو آپ مائنس کرو گے. انکریز آ گیا لانگ ٹرم ڈیپتھ میں، تو مطلب کیا ہوا کہ آپ نے لانگ ٹرم ڈیپتھ اور بھی لے لیا، تو اور جب لے لیا تو ان فلو پیسے آپ کے پاس زیادہ ہو گئے. چینجز ان اسٹاک ہولڈر ایکویٹی. اسٹاک ہولڈر ایکویٹی میں کوئی چینج آ گیا. ٹھیک ہے، تو وہ کیا چینج ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں. ریٹین ارننگ آر ایکسکلوڈیڈ ہیئر، مطلب ریٹین ارننگ یہاں پہ نہیں استعمال ہوگی. Because their change is actually reflected in the combination of net profit after tax and dividend paid entry. ٹھیک ہے، تو ان کی جو ریفلیکشن ہے وہ ڈیویڈنڈ پیڈ کی وجہ سے ہے، تو وہ یہاں پہ آلریڈی ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے چینج کیا آ رہا ہے؟ پازیٹیو چینج آ رہا ہے، مطلب کیش انفلو آ گیا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، تو کیش انفلو ہوگا تو اس کو ہم جمع کریں گے. تو ان دونوں کو ہم نے جب جمع منفی کیا تو ہمارے پاس نہیں سوری یہاں پہ ڈیویڈنڈ ہم نے پے کیا. ڈیویڈنڈ جب آپ پے کرو گے تو آپ سے کیش چلا جائے گا، تو جب کیش چلا گیا تو آپ کے پاس نیگیٹو ویلیو ہوگی. ان سب کو پلس مائنس کریں گے تو 61 آپ لوگوں کے پاس آ گیا $61. اب یہ جو آپ کے پاس ہے 500 مائنس 347، یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس ہے 61. جب آپ اس سے مائنس کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 92. تو نیٹ انکریز ان کیش اینڈ مارکیٹیبل سیکیورٹیز، تو آپ کے پاس جو انکریز آ رہا ہے وہ ہے 92,000. تو کیش فلو آپ کے پاس جو 2003 میں ایئر کے آخر میں جو کیش فلو آپ کے پاس ہوا ہے وہ 92,000 ہے. مطلب آپ کے پاس 92,000 جو ہے وہ انکریز آیا ہے آپ کی کیش اور مارکیٹیبل سیکیورٹیز میں. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ غور سے پڑھیں اس اسٹیٹمنٹ کو، باقی اسٹیٹمنٹس کو، اور یاد رکھیں کہ کون سی چیز کہاں پہ موجود ہے، کون سا اکاؤنٹ بیلنس شیٹ میں ہے، کون سا اکاؤنٹ جو ہے وہ انکم اسٹیٹمنٹ میں ہے، کون سا اکاؤنٹ کیش فلو میں ہے، کون سا اکاؤنٹ ریٹین ارننگ میں ہے. یہ آپ لوگوں نے اکاؤنٹس یاد کرنے ہیں، کیونکہ آگے جب ہم نومیریکل سالو کریں گے، کویسچن سالو کریں گے، تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کویسچن میں آ گیا کہ کرنٹ ایسٹس، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کرنٹ ایسٹ بیلنس شیٹ میں ہوتے ہیں. اگر کویسچن آ گیا کہ انٹرسٹ ایکسپنس،
تو آپ کو پتہ چل جائے کہ انٹرسٹ ایکسپینس جو ہے وہ انکم اسٹیٹمنٹ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. چینج ان بزنس انوینٹری یا انکریز ان گراس فکس ایسٹ، تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیش فلو میں ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اور یہ موسٹ امپورٹنٹلی آپ کو اس فارمیٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ فارمیٹ میں کیا آتا ہے. کیش فلو from operating activities, cash flow from investment activities, cash flow from financing activities. اور operating activities میں کیا آتا ہے، investment activities میں کیا آتا ہے، اور financing activities میں کیا آتا ہے. تو اس چیزوں کو جب آپ لوگ دیکھیں گے کرنٹ ایسٹس میں کیا آتا ہے، فکس ایسٹ میں، اور اس کا سیکوینس کیا ہے، تو آپ سب کچھ آسانی سے پرفارم کر سکتے ہیں. تھینک یو.